प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पूरक पुस्तक संचयन भाग 1 से दूसरा पाठ स्मृति पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। बच्चों, इसके 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो पाठ हमने पढ़ा है, आइए उसे एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा था कि एक दिन लेखक झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहे थे। तभी गांव के एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे बड़े भाई बुला रहे हैं, शीघ्र चले आओ। भाई के बुलाने पर लेखक घर की ओर चल दिए, लेकिन उनके मन में डर था, एक भय बना हुआ था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे कौन सी गलती हो गई है जिसके लिए भाई ने उसे घर पर बुलाया है। जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि भाई साहब आंगन में बैठे हुए चिट्ठी लिख रहे थे। तो भाई को चिट्ठी लिखते हुए देखकर उनके मन में जो शंका थी वह दूर हो गई। बड़े भाई ने उन्हें चिट्ठियाँ मक्खनपुर के डाकखाने में डाल आने का आदेश दिया। लेखक ने क्या किया? लेखक ने चिट्ठियों को टोपी के नीचे रख लिया, क्योंकि उसके कुर्ते में जेबें नहीं थी। रास्ते में एक कुआं पड़ता था और उस कुएं में एक सांप रहता था, और लेखक को आदत पड़ गई थी, जब भी वे वहाँ से निकलते थे वे सांप की फुसकार सुनना चाहते थे। इसके लिए वे क्या करते थे, आसपास में कोई भी ढेला पड़ा होता था तो उसे उठाकर वे कुएं में फेंक देते थे। तो अभी भी लेखक ने वैसा ही किया। जैसे ही लेखक ने एक ढेला उठाकर कुएं में फेंका तो क्या किया, जैसे ही ढेला कुएं में गिरा तो जो टोपी थी वह उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। जब टोपी उन्होंने अपने हाथ में ली तो उसमें रखी हुई 3 चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई। चिट्ठियों के कुएं में गिरने से लेखक बुरी तरह से सहम गए, डर गए, क्योंकि अब उन्हें भाई साहब से डर लग रहा था। उन्हें निराशा हो रही थी, पिटने का भय लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि सच बोलकर पिटने का डर था और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से वे दबे जा रहे थे। और वे क्या कर रहे थे? वे रो रहे थे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। दृढ़ संकल्प मतलब कि उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था, और जो उसकी दुविधा थी वह फिर दूर हो गई थी, नष्ट हो गई थी। क्या दुविधा थी कि उनको पहले लग रहा था कि चिट्ठियाँ कैसे निकाली जाएं, फिर उन्होंने क्या पक्का इरादा किया कि कुएं में घुसकर ही चिट्ठियों को निकाला जाए। तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया। कितना भयंकर निर्णय था जो उन्होंने फैसला लिया था, वह कितना ही भयंकर था। परंतु जो मरने को तैयार हो उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए यदि कोई मनुष्य मौत का ही रास्ता चुन ले, और वह भी जानबूझकर, तो वह अकेला ही संसार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। दुविधा, इसका अर्थ है संदेह। बेड़ियां कटना मतलब कि नष्ट हो जाना। निर्णय, फैसला। बुद्धिमता, समझदारी। बुद्धिमता का अर्थ होता है समझदारी। और फल, उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को
तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता ना थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। अब लेखक जो हैं उन्होंने क्या ठान लिया था? उन्होंने कुएं में घुसकर चिट्ठियाँ लाने का निश्चय कर लिया था और उन्हें फल की कोई चिंता नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि फल उसके जो था उसके हाथ में नहीं था। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर ही निर्भर होता है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं मतलब कि लेखक किससे लड़ने के लिए तैयार हो गए, किससे भिड़ने के लिए तैयार हो गए? विषधर, मतलब कि विषधर यहाँ किसे कहा गया है? सांप के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए लेखक विषधर से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। पासा फेंक दिया था, मतलब कि खेल शुरू हो गया था। मौत का आलिंगन हो, चाहे तो मौत ही उसे गले लगा ले या फिर सांप से बचकर उसका दूसरा जन्म हो। यदि वो सांप से बच गए तो उसका दूसरा जन्म होगा। इसके लेकिन लेखक को कोई भी चिंता नहीं थी। उसको भरोसा था, उसको पूर्ण विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। कि क्या? कि पहले तो वह सांप को डंडे से मार देंगे, उसके पास डंडा था, और उसके बाद वे चिट्ठियाँ उठा लेंगे। पहले सांप को मार देंगे और उसके बाद चिट्ठियाँ उठा लेंगे। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर, इसी जो है जो उन्हें अपने ऊपर पक्का विश्वास था, इसी के भरोसे पर, बूते मतलब भरोसे पर, लेखक ने कुएं में घुसने की ठान ली। उन्होंने कुएं में घुसने का पक्का इरादा कर लिया। शब्दों के अर्थ जान लेंगे। विषधर, जहरीला सांप। विष का अर्थ होता है जहरीला, ठीक है। विषधर मतलब जहरीला सांप। पासा फेंकना, खेल शुरू करना। आलिंगन, गले लगाना। आलिंगन का अर्थ होता है गले लगाना। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। अब जब उसने पक्का इरादा कर लिया कुएं में उतरने का, तो उसे कुएं में जब उसने उतरने की बात अपने भाई को बताई तो छोटा भाई रो रहा था। क्यों? उसके रोने का क्या तात्पर्य था? उसके रोने का मतलब यही था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। क्योंकि भाई को क्या लग रहा था, छोटे भाई को, कि यदि वह नीचे जाएगा, लेखक यानी कि बड़ा भाई जब नीचे जाएगा तो पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। तो उसे क्या लग रहा था कि उसकी मौत उसे नीचे बुला रही है। किसकी? उसके भाई की मौत उसे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, वह बोल नहीं रहा था, बोल नहीं पा रहा था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। वास्तव में जो मौत थी कुएं में कौन था? विषधर सांप था, मतलब जहरीला सांप था। तो जो उसकी मौत थी सजीव मतलब के एकदम साकार रूप में, नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। और उस नग्न मौत से मुठभेड़ करने के लिए लेखक को भी नग्न होना पड़ा और छोटे भाई को भी नग्न होना पड़ा। कैसे? एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। अभी लेखक ने धोती पहन रखी थी और छोटे भाई ने भी। तो एक धोती लेखक की और दूसरी उसके छोटे भाई की, और एक धोती में माँ ने चने बांध कर दिए थे। तो तीसरी धोती हुई चने वाली, और 2 धोतियाँ हुई जो उनके कानों पर बंधी हुई थी, क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम था और दोनों ने सर्दी से बचने के लिए कानों पर धोतियाँ बांध रखी थी।
तो कुल मिलाकर 5 धोतियाँ हो गई। कैसे? एक लेखक की, दूसरे छोटे भाई के, एक चने वाली और 2 धोतियाँ जो कि उन दोनों भाइयों ने कानों पर बांध रखी थी। तो 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। तो उन्होंने 5 धोतियाँ और रस्सी मिलाकर जो है एक लंबी सी रस्सी बना ली जो कि कुएं की गहराई के लिए बहुत थी। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांध ली। जो धोतियाँ थीं उनको एक दूसरे से कस के बांध लिया और खूब खींच खींच कर आजमा लिया। मतलब ये देख लिया कि गांठें जो हैं मजबूत है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा कि अपनी ओर से उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। उन्होंने गांठें जो थी बड़ी मतलब कि कस कस कर बांध ली और खींच खींच कर देख लिया कि गांठ जो है कड़ी है या नहीं। उसके बाद क्या किया? धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा। जो उसके पास डंडा था लेखक के पास, उसने डंडे को जो है धोती के एक सिरे पर बांध लिया और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, के चारों ओर चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसीलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। अब उसने क्या किया था? वो जो मतलब धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसको कुएं में डाल दिया और दूसरे सिरे को, जो उसका दूसरा किनारा था, उसको उसने डेंग वह लकड़ी होती है जिसके ऊपर चरसपुर टिकता है, उसने क्या किया? उस दूसरे सिरे को उसके चारों ओर, डेंग के चारों ओर एक चक्कर दिया और उसमें गांठ लगा दी और उसका सिरा छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई कितने साल का था? केवल 8 साल का था। इसीलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया था, मतलब एकदम कस के बांध दिया था और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा और लेखक जो है कुएं में धोती के सहारे घुसने लगे। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय ना था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। लेखक ने भाई को आश्वासन दिया। आश्वासन देना मतलब कि भरोसा दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास भी था। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि इससे पहले भी लेखक ने अनेक सांप मारे थे, इसके लिए उसको भरोसा था कि इस बार भी वह सांप को अवश्य ही मार देगा। इसके लिए कुएं में घुसते समय लेखक को बिल्कुल भी भय ना था, तनिक भी मतलब कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डर नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल मुहावरा है, इसका अर्थ होता है आसान काम। सांप को मारना लेखक क्या समझते थे? बहुत ही आसान काम समझते थे। शब्दों के अर्थ: मुठभेड़, टक्कर, मुठभेड़, टक्कर, कड़ी, कठिन, आश्वासन, भरोसा, बाएं हाथ का खेल, मुहावरा है ये, इसका अर्थ होता है आसान काम। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। लेखक जो है कुएं में उतरने लगे उस धोती के सहारे। कुएं के धरातल से, धरातल मतलब कि धरती का जो तल था, धरातल से जब 4-5 गज, गज भी मापने की एक इकाई होती है, तो कुएं के धरातल से जब लेखक 4-5 गज ही दूर थे तब उसने ध्यान से नीचे देखा तो उसकी जो अकल थी वो चकरा गई। सांप जो है फन फैलाए
धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। सांप फन फैलाकर बैठा हुआ था और उसकी पूंछ और पूंछ के समीप का भाग जो था वो धरती पर था और आगे का आधा भाग, अग्र मतलब आगे का आधा भाग ऊपर उठा हुआ लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसको भी भनक लग गई थी कि कोई कुएं में उतर रहा है। क्योंकि डंडा नीचे बंधा हुआ था, उतरने की गति से जब लेखक उतर रहे थे तो जो डंडा था वह इधर उधर हिल जाता था, जिससे सांप को भनक लग गई थी कि कोई कुएं में आ रहा है। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंद्वी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। अब डंडा जब इधर उधर हिलता था तो सांप को पता चल रहा था कि कोई कुएं में आ रहा है। उसी के कारण मुझे उतरते देखकर सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था, मतलब कि घातक, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, सांप घातक मतलब घात लगाकर बैठा था कि उसको नुकसान पहुंचाना ही था, किसे, लेखक को। तो वह घातक चोट के आसन पर बैठा हुआ था। संपेरा जो सांप को मतलब कि पकड़ता है, जैसे बीन बजाकर, उसके पास एक बीन होती है जिसे वह बजाता है और काले सांप को खिलाता है। और सांप क्या करता है, ऐसे में वह क्रोधित होकर फन फैलाकर, जो उसका फन होता है उसको फैलाकर खड़ा हो जाता है और फिर फुंकार मारता है और चोट भी करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार बैठा हुआ था। उसका प्रतिद्वंद्वी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। शब्दों के अर्थ: अक्ल चकराना, भय से हैरान हो जाना। धरातल, नीचे की धरती, धरती का तल भी से कहते हैं, नीचे की धरती। घातक, चोट पहुंचाने वाला। प्रतिद्वंद्वी, विपक्षी, शत्रु। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। अब लेखक की जो धोती थी जिसके सहारे वह नीचे उतर रहे थे, वह किससे बंधी हुई थी? डेंग से बंधी हुई थी। डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच वो धोती लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। उसको जो है कुएं के धरातल की जो परिधि थी उसके बिल्कुल बीच में उतरना था। इसके माने थे, माने मतलब इसका अर्थ था सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं, मतलब कि बिल्कुल उसके पास थोड़ी ही जगह थी जहाँ पर उसे पैर रखना था, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता, क्योंकि जगह बहुत कम थी और दूरी इतनी कम थी कि अगर लेखक के पैर रखते ही सांप उस पर चोट करता। स्मरण रहे, याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास जो उसकी गोलाई होती है वह बहुत ही कम होती है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं, यानी कि नीचे जो उसका व्यास था कुएं का बहुत ही कम था। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। परंतु उतरना तो मुझे कहाँ था, कुएं के बीच में था, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था, क्योंकि धोती जो थी वह बीचों बीच लटक रही थी। ऊपर से लटक कर तो सांप को नहीं मारा जा सकता था, इसके लिए उतरना तो उसे था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंद्वी को पीठ दिखाने का निश्चय भी नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी।
मुझे एक सूझ सूझी, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। अब लेखक को उतरना तो था ही नीचे, और थकावट से वह ऊपर भी नहीं चढ़ सकता था। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने ये नहीं ठाना था कि अपना जो उसका शत्रु है उसको वह पीठ दिखाए, मतलब कि उससे डरकर भाग जाए। ऐसा निश्चय भी लेखक ने नहीं किया था। इसके लिए उसे नीचे उतरना तो था ही। तो वह यदि ऐसा करते तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? वो भी नहीं कर सकते थे। इसके लिए लेखक धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। एक एक इंच जो मैं नीचे उतरता था, मतलब कि धीरे धीरे करके वह नीचे उतर रहे थे। जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे वैसे वैसे उनकी एकाग्र चित्तता, जो उनका ध्यान था, वह बढ़ता जा रहा था। मुझे एक सूझ सूझी, सूझ मतलब कि उपाय। लेखक को एक उपाय सूझा। उन्होंने क्या किया? दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। उन्होंने दोनों हाथों से धोती पकड़ ली और जो पैर थे वे कुएं की बगल में लगा दिए। परिधि शब्दों के अर्थ जान लेंगे। परिधि, परिधि का अर्थ होता है वृत्त की रेखा। वृत्त मतलब कि जो गोल है उसकी रेखा, जो बीच में एकदम सेंटर होता है, वृत्त की रेखा। व्यास, केंद्र को स्पष्ट करती हुई परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। पीठ दिखाना मुहावरा है ये भी। इसका अर्थ होता है डर कर भागना। एकाग्र चित्तता, ध्यान, ध्यान लगाना, एकदम ध्यान लगाकर देखना, स्थिर चित्त करना, अपना ध्यान एकदम स्थिर कर देना। सूझ, सूझ मतलब तरीका या फिर उपाय। तो बच्चों, बाकी का बचा हुआ भाग हम अगले भाग में पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ जितना भी भाग हमने आज पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।